दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और वीडियो को भी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो चलिए लेकर चलता हूं मैं आज की दो दिल दहला देने वाली भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों पहली कहानी, मैं डॉक्टर अजय हूं और ये कहानी उस भयावह अनुभव की है जो मैंने अपने छोटे से अस्पताल में देखी थी। मैं डॉक्टर सिलधर का सहायक था जो हमारे गांव के एकमात्र अस्पताल में मुख्य चिकित्सक थे। डॉक्टर सिलधर एक सम्मानित व्यक्ति थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनके व्यवहार में अजीब बदलाव आया हुआ था। वे अक्सर देर रात तक अस्पताल में रुकते और उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी दिखती। मैंने शुरू में इसे काम का तनाव समझा, लेकिन जल्दी मुझे एहसास हुआ कि कुछ बहुत ही गलत हो रहा था। मैंने पहली बार उस मरीज को एक रात देखा जब मैं कुछ कागजात लेने अस्पताल वापस गया था। अस्पताल का पिछला हिस्सा जो आमतौर पर बंद रहता था वो उस रात हल्का सा खुला हुआ था। वहां से आने वाली ठंडी हवा में एक अजीब सी सड़ांध थी, तो मैंने सोचा कि शायद कोई जानवर अंदर घुस गया होगा। लेकिन जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वहां पर एक मरीज था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसका चेहरा पीला और सूखा हुआ था। उसकी आंखें काली, खोखली और बहुत ही डरावनी थी। वो किसी मुर्दे की तरह बिस्तर पर बंधा हुआ था और उसके शरीर पर कई सुइयां चुभी हुई थी। डॉक्टर सिलधर उसके पास खड़े थे और उनके हाथों में एक बड़ा सिरिंज था जिसमें हरे रंग का कोई तरल पदार्थ था। दोस्तों अभी मेरी निगाहें डॉक्टर सिलधर की तरफ ही थी कि तभी उनकी नज़र मेरे पर पड़ गई। मेरे पर नज़र पड़ते उन्होंने मेरा नाम लेते हुए बड़े सख्त लहजे में पूछा, डॉक्टर अजय तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उनके ये सवाल करते ही मैं थोड़ा हड़बड़ा गया और लड़खड़ाती जुबान में बोला, वो मैं बस कुछ कागजात लेने आया था सर। इतना बोलकर मैंने अपनी निगाहें नीचे कर ली और थोड़ा नॉर्मल होने की कोशिश करने लगा। अभी मैंने अपनी निगाहें नीचे ही की थी कि इतने में ही उन्होंने मुझे जल्दी से बाहर धकेल दिया और चिल्लाते हुए कहा, तुम बोलकर भी दोबारा इस कमरे में आने की हिम्मत मत करना। इतना बोलकर उन्होंने उस रूम का दरवाज़ा बंद कर लिया और फिर मैं वहाँ से निकल गया। पर अब मेरे जहन में कई सवाल खड़े हो गए थे। साथ ही अब मेरा ध्यान गांव के उन मरीजों पर भी जाने लगा था जो यहाँ से अपनी बीमारी का इलाज करवा ले जाते थे। पर कुछ ही दिनों में उनके साथ दूसरी अजीब अजीब घटनाएं होने लगती थी। मसलन उनमें से कई मरीजों को बहुत ही भयानक आवाज़ें सुनाई देने लगती थी और वो आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं और क्या कहना चाह रही थी उन्हें ये पता नहीं चलता था। मानो उन्हें भ्रम हो रहा हो, जिसके चलते उनका व्यवहार धीरे धीरे हिंसक होने लगा। इसके साथ साथ कई मरीज ऐसे भी थे जिन्हें एक आदमी नजर आता जिसका पीला चेहरा, काली खोखली आंखें थीं जो उन्हें अपने पास बुलाने की कोशिश करता। जिस मरीज को ये चेहरा दिखाई देता वो फिर खाना पीना छोड़ देता, जिसके बाद से उसकी भी हालत धीरे धीरे वैसे ही होने लगती, जिसके चलते मुझे शक होने लगा कि ये सब डॉक्टर सिलधर के उस मरीज से जुड़ा है जिसे वो हरे रंग की सुई लगा रहे थे। अपने शक को यकीन में बदलने के लिए एक दिन मैंने चुपके से उस गुप्त कमरे में जाने का फैसला किया और जब मैं उस कमरे में पहुंचा तो वो मरीज अभी भी बंधा पड़ा था, पर अब वो पहले से काफ़ी भयानक लग रहा था। उसकी त्वचा पर काले निशान उभर आए थे और उसके शरीर से एक अजीब सी बदबू सी आ रही थी। फिर इसी बीच मेरी नज़र कमरे में पड़ी फाइलों पर गई और जब मैंने उन फाइलों को देखा तो पता चला कि डॉक्टर सिलधर काले जादू और साइंस की मदद से एक मरीज पर किसी तरह का खास शोध कर रहे हैं, जिसके तहत वो इस मरीज के शरीर में एक ऐसी दवा डाल रहे हैं जो इस मरीज को ऐसी शक्ति देगा जो इंसानों की नस्ल से ऊंचा नस्ल बना देगी। ऐसा एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए डॉक्टर सिलधर गांव के लोगों को बलि चढ़ा रहे थे। उनके खून और शरीर के अंगों को उस मरीज के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। अभी मैं उन फाइलों को ही पढ़ रहा था कि तभी उस मरीज की आंखें खुल गई और उस मरीज की आंख खुलते ही उसने मुझे देखा। तो मुझे देखते ही वो मरीज बड़े अजीब सी आवाज़ में बोला, जाने दो मुझे। उसके इतना बोलते ही वहाँ का तापमान एकदम से नीचे गिर गया। मेरे हाथ पैर जमने लगे थे। उस वक्त मुझे वहाँ से भागने में भलाई दिखी और मैं वहाँ से भाग गया। पर मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि अगर डॉक्टर सिलधर को समय रहते रोका नहीं गया तो आने वाला वक्त बहुत ही भयानक होगा। और ये सोचकर अगले ही दिन मैंने गांव वालों को खबर दी तो सभी लोग डॉक्टर सिलधर के घर पहुंचे।
पर वहाँ डॉक्टर सिलधर नहीं मिले, जिसके बाद जब हम गांव वाले उस मरीज को देखने अस्पताल पहुंचे तो वो मरीज भी वहाँ पर नहीं था। गांव वालों ने उन दोनों को कई दिनों तक ढूंढा पर वो दोनों फिर कभी नहीं मिले। पर दोस्तों वो दोनों कहाँ गए, आज तक उन दोनों का कोई भी अता पता नहीं है। ये बस एक महज राज और राज ही बनकर रह गया। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तो चलिए लेकर चलता हूँ आपको एक और भूतिया डरावनी कहानी की ओर। दोस्तों दूसरी कहानी इस प्रकार है। देर रात का समय था। उस वक्त झेलम हाईवे पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़क के दोनों ओर घने जंगल और दूर दूर तक कोई इंसानी बस्ती तक नहीं थी। मैं रमेश अपनी एम्बुलेंस में उस वक्त अकेला था और उस अंधेरी रात में करीब 1 बजे होंगे जब मैं एक छोटे से गांव के अस्पताल से एक मरीज की लाश लेकर शहर की ओर बढ़ रहा था। उस लाश को सफ़ेद कपड़े में लपेटा गया था और एम्बुलेंस के पिछले हिस्से में रखा हुआ था। उस वक्त मेरे साथ कोई और नहीं था, बस मैं और उस सब के अलावा। उस समय हाईवे पर हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी, पर मेरी एम्बुलेंस की हेडलाइट धुंध को चीरते हुए आगे बढ़े जा रही थी। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी कि तभी मैंने अपने आप को व्यस्त रखने के लिए गुनगुनाना शुरू किया, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। शायद इसीलिए कि मैं पहली बार इतनी रात को अकेले किसी लाश को लेकर जा रहा था। फिर अचानक ही मुझे लगा कि पीछे से कोई आवाज़ आई है, एक हल्की सी खटपट, जैसे कोई चीज़ हिली हो। मैंने रियर व्यू मिरर में पीछे देखा तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। ऐसा लग रहा था शायद कोई सामान गिरा होगा। फिर मैंने खुद को तसल्ली दी और फिर से सड़क पर ध्यान दिया, लेकिन कुछ ही पलों बाद फिर से एक और आवाज़ आई, पर इस बार यह आवाज़ साफ थी। एक धीमी कर्कशी सांस की आवाज़, जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी मैंने ब्रेक मारकर गाड़ी रोक दी और पीछे मुड़कर देखा तो सफ़ेद कपड़े में लिपटा वो शव अभी भी उसी जगह पर था, बिल्कुल स्थिर। लेकिन मेरी दिल की धड़कनें अभी भी काफ़ी तेज हो रही थी। फिर मैंने खुद को समझाते हुए कहा, अरे रमेश तू पागल लग रहा है यार। और ये कहते हुए गाड़ी फिर से स्टार्ट की। लेकिन अभी मैंने कुछ ही किलोमीटर की दूरी तय की थी कि तभी पीछे से एक और आवाज़ आई, पर इस बार ये कोई खटपट या सांस की आवाज़ नहीं थी। ये एक शब्द था जिसने मेरा नाम पुकारा था, रमेश। अब ये सुनते ही मेरी रीढ़ की हड्डी में एकदम से सिरहन सी दौड़ गई। वो आवाज़ धीमी थी लेकिन पूरी तरह से साफ थी। तभी मैंने तुरंत ही गाड़ी साइड में रोकी और पीछे देखा तो शव अभी भी उसी जगह पर था। लेकिन दोस्तों हैरान की बात तो ये थी कि अब वो सफ़ेद कपड़ा थोड़ा सा खिसका हुआ था, जिसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं। तभी मैंने बड़बड़ाते हुए कहा, ये मुमकिन नहीं है। अभी मैंने इतना ही कहा था कि तभी उस शव के ऊपर का कपड़ा धीरे से और खिसका और वो शव धीरे धीरे उठकर बैठ गया। अब ये देखकर तो मेरी सांसें थम गईं, जिस वजह से मैं चीखना तो चाहता था लेकिन मेरी आवाज़ गले में ही अटक गई। उस शव का चेहरा अब मेरी ओर था, लेकिन सफ़ेद कपड़े के नीचे से एक काला चेहरा दिखाई दे रहा था, जिसकी आंखें खोखली थी, जैसे उनमें कोई जान ही नहीं हो। उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी और इसी मुस्कान के साथ उसने धीरे से कहा, रमेश तुमने मुझे क्यों मारा? ये आवाज़ ऐसी थी जैसे वो किसी गहरी खाई से आ रही हो, पर मैं डर के मारे कांप रहा था। फिर मैंने हकलाते हुए कहा, मैंने तुम्हें नहीं मारा। लेकिन वो शव मेरी बात सुनने को अब तैयार ही नहीं था। फिर वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा, जिस वजह से मैंने दरवाज़ा खोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो लॉक था। मैंने चाबी निकालने की भी कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ उस वक्त कांप रहे थे। अभी मैं कपकपा ही रहा था कि तभी उस शव ने मेरे कंधे पर अपना ठंडा बर्फ जैसा हाथ रखा और धीरे से बोला, तुम झूठ बोल रहे हो, उस रात तुम्ही ने मुझे मारा था। अब ये सुनते मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और बुरी तरह से चीखने लगा। लेकिन जब मैंने अपनी आंख खोली तो वो शव अब गायब था। एम्बुलेंस का पिछला हिस्सा पूरी तरह से खाली था, लेकिन वो सफ़ेद कपड़ा उसी तरह से लपेटा हुआ था जैसे कि पहले था। अब ये मेरा वहम था या फिर कुछ और? मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें अब भी काफ़ी तेज़ थी। फिर मैंने गाड़ी स्टार्ट की और तेज़ी से शहर की ओर बढ़ा। लेकिन फिर कुछ ही मिनट बाद मुझे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, रमेश। इस बार वो आवाज़ और भी करीब से थी, जैसे कोई मेरे कान में कुछ फुसफुसा रहा हो।
फिर मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, पर इस बार वो शव फिर से वहीं था, लेकिन अब उसका चेहरा और भी ज़्यादा डरावना था। दोस्तों, उस वक्त उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसकी मुस्कान अब एक भयानक हंसी में बदल गई थी। तभी वो मेरी ओर झपटा तो मैंने चीखते हुए गाड़ी को साइड में मोड़ दिया, जिस वजह से एम्बुलेंस सड़क से नीचे जंगल की ओर लुढ़क गई। और फिर जब मुझे होश आया तो मैं एम्बुलेंस के अंदर उल्टा लटका हुआ था। मेरे सिर से खून बह रहा था और मेरे शरीर में काफ़ी दर्द भी हो रहा था। मैंने अपने आसपास भी देखा, लेकिन वो शव अब वहाँ से गायब था। फिर मैंने जैसे तैसे खुद को बाहर निकाला और सड़क की ओर चलने लगा, पर अब मेरे दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था, क्या वो सचमुच एक भूत था या फिर मेरा दिमाग मेरे साथ खेल रहा था। पर जैसे ही मैं सड़क पर पहुंचा तो मुझे दूर से एक गाड़ी की लाइट्स दिखाई दी। मैंने हाथ उठाकर उसे रोकने की कोशिश की तो वो गाड़ी रुकी, और जब मैंने ध्यान से देखा तो उसमें से एक बूढ़ा आदमी निकला। उस बूढ़े आदमी ने मुझे देखते हुए कहा, अरे बेटा, तुम ठीक तो हो? ये क्या हाल बना रखा है आपने? इस पर मैंने उन्हें सारी बात बताई। बताते वक्त मेरी आवाज़ उस वक्त कांप रही थी और मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, ये डरते हुए कि कहीं वो शव फिर से ना दिख जाए। दोस्तों, उस बूढ़े आदमी ने मेरी बात ध्यान से सुनी और फिर एक गहरी सांस ली और फिर कहा, बेटा, ये झेलम हाईवे कोई साधारण सड़क नहीं है। यहाँ कई साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था। एक लड़की को कुछ गुंडों ने मार डाला था और तब से उसकी आत्मा यहाँ पर भटकती है। लोग कहते हैं कि वो उन लोगों को तंग करती है जो उसकी मौत के लिए जिम्मेदार थे। अब ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए और फिर मैंने उन बूढ़े बाबा से कहा, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। तब उस बूढ़े आदमी ने मेरी ओर देखा और कहा, शायद तुमने कुछ किया हो जो तुम्हें याद नहीं है, या शायद वो तुम्हें किसी और के लिए गलत समझ रही हो। अब उस बूढ़े आदमी की बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी थी। फिर मैंने उस रात को याद करने की कोशिश की जब मैंने उस लड़की को देखा था। क्या मैं सचमुच उसकी मौत का जिम्मेदार था या ये सब मेरा वहम था? उस बूढ़े आदमी ने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और शहर की ओर ले गया। फिर रास्ते में उसने मुझे बताया कि झेलम हाईवे पर ऐसी कई कहानियां मशहूर हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक पुराना कब्रिस्तान था जिसे हाईवे बनाने के लिए तोड़ दिया गया था, तब से यहाँ पर आत्माएं भटकती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ कोई तांत्रिक अनुष्ठान हुआ था जिसके बाद से ये जगह शापित हो गई। लेकिन शहर पहुँचने के बाद मैंने पुलिस को वो सारी बात बताई जो मेरे साथ हुआ था। तभी उन पुलिस वालों ने मेरी एम्बुलेंस को जंगल से बाहर निकाला, लेकिन उस वक्त उसमें कोई शव नहीं था, बस एक सफ़ेद कपड़ा पड़ा था। पुलिस वालों ने इसे एक सामान्य हादसा मानकर केस बंद कर दिया, लेकिन मेरे लिए ये कोई सामान्य बात नहीं थी। दोस्तों, उस रात के बाद मैंने एम्बुलेंस चलाना ही छोड़ दिया। मैं अब एक छोटी सी दुकान चलाता हूँ, लेकिन वो रात भर मेरे दिमाग से अब भी निकलती नहीं है। हर बार जब मैं अकेला होता हूँ तो मुझे लगता है कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। हर बार जब मैं रात को सड़क पर निकलता हूँ तो मुझे लगता है कि कोई मेरे साथ चल रहा है। कभी कभी जब मैं अपनी दुकान बंद करके घर जाता हूँ तो मुझे दूर से एक सफ़ेद साया दिखाई देता है, वो साया जो मुझे उस रात झेलम हाईवे पर मिला था। और हर बार मेरे कानों में वही आवाज़ गूंजती है, तुम मुझसे नहीं बच सकते। अब ये सब क्या था और क्या है, ये बात आज तक मुझे मालूम नहीं चली, जो आज भी एक राज की तरह मेरे साथ आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें।